हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसी वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अपना ये वाला वीडियो जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सो बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, बिना देरी किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले कंटेंट टेबल की बात कर लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन की बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कैसे फाइंड करें, उसके तरीके की बात करेंगे। चौथा हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या नेचर है उसके बारे में बात करेंगे। और यही 4 टॉपिक के साथ अपना जो है पूरा खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है भैया। ठीक है, सो इट इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन हुज वेरिएबल डिग्री इज 2, वेरिएबल मत बोलो, हुज डिग्री इज 2। तो ये ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, मतलब ये जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्या कहते हैं बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसको तोड़ के समझते हैं पूरे तरीके से, मैं सब एक एक चीज समझा रहा हूं। सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन कहां से आया बताओ, इक्वल शब्द से आया है। कहां से आया है बताओ, इक्वल शब्द से आया है। तो मैथ्स में जहां इक्वल दिख जाए उसका मतलब क्या हो गया बताओ, उसको समझ जाना वो इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ में आ गया। अब अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो उसे हम क्या कहेंगे बताओ, अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे मैं बोल रहा हूं 2x + 1 = 0। देखो इक्वल टू का साइन हो गया तो ये इक्वेशन है, और यहां पे देखो एक वेरिएबल है, कम से कम एक वेरिएबल है, तो ये मेरा क्या हो गया पूरा बताओ, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। आई होप आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिनकी डिग्री 2 हो, या फिर मैं बोलूं जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे मैं लिख रहा हूं 2x² + 4x + 5 = 0। अब यहां पे देखो इक्वल टू का भी साइन आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। वेरिएबल भी है तो मेरा एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। और यहां पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्लियर हो गया। तो इक्वेशन भी समझ में आ गया, एल्जेब्रिक इक्वेशन भी समझ में आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो इसको मैं रफ करता हूं। ऐसे आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है, रटना नहीं है कोई चीज, इंटरलिंक करके पढ़ना है। ठीक है, चलो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम सुना, एक और डेफिनेशन होता है, चलो वो भी बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, फिर जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं ax² + bx + c, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब ये कि सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी जैसा होंगे, इसी फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। जहां पे ये ए बी सी जो है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये ए बी सी क्या है बताओ, रियल नंबर है। और एक्स मेरा क्या है बताओ, यहाँ पे एक्स मेरा वेरिएबल है। ठीक है ना। तो बताओ ये मेरा क्या है बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो तो यही मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखो इक्वल टू का साइन आ गया तो इक्वेशन हो गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो कोई अगर px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसी को 0 के इक्वल रख दो तो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहां पे दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 2x² + 4x + 7 = 0। तो इक्वल का साइन आ गया तो मतलब ये इक्वेशन है, कम से कम एक वेरिएबल है तो मेरा क्या हो गया बताओ, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है ना। तो क्या होता है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c, यही होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में आपको गिवन होंगे।
इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो, जिसमें से ए बी सी को वेरिएबल मत समझ जाना, यहाँ पे ए बी सी जो है मेरा ये रियल नंबर है, ये नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ए बी सी। और एक्स मेरा यहाँ पे वेरिएबल है और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए मेरा जीरो हो गया, बताओ ए मेरा जीरो हो गया तो पूरा पहला टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा क्या है बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के जैसा दिखेंगे और ये कंडीशन है उसकी। क्लियर हो गया? चलो, अब बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि भैया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का क्या है मतलब। देखो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाए, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू लो जिसको पुट करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे बताओ? उस वैल्यू को हम कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मेरे पास यहां पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। इक्वल टू का साइन है तो मतलब ये मेरा क्या हो गया बताओ? इक्वेशन हो गया। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये मेरा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहां पे मैंने वैल्यू लिया है एक्स इक्वल टू 3। क्या 3 पे ये मेरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा? और अगर ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मतलब ये मेरा क्या होगा बताओ? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 3, ये जो 3 है ना, ये मेरा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू ली एक्स इक्वल टू 3, पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एक्स की जगह पे 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स की जगह पे 3 पुट किया और 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 9 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 माइनस 9 क्या होता है? 0 होता है। तो देखो, जब मैंने x इक्वल टू 3 रखा इस इक्वेशन में x के जगह पे, तो बताओ क्या हो गया बताओ? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। मतलब यहां 0 था तो ये भी 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये कि जो 3 है ना, मेरा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम हमारे 2 ही रूट्स होते हैं। कितने रूट होते हैं? सिर्फ 2 रूट होते हैं, ठीक है। चलो, नाउ टॉपिक थर्ड क्या है बताओ मेरा? मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिया, अब रूट फाइंड कैसे करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये समझते हैं हम लोग। तो पहला मेथड है इसका फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके भी आप रूट्स इनके निकाल सकते हो। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? देखो, जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है ना, तो आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ये मेथड मैंने पूरी तरीके से एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया है। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी इसकी मैंने अच्छे से बात की है और यहाँ पे भी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज पिछले वीडियोस को जाके देखिए, वहां पे बहुत डीप में मैंने बात किया है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के ऊपर। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, रूट्स निकालना है ना, तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन में भी सबसे बेस्ट मेथड आपको इस्तेमाल करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा पूरा क्या होता है। दूसरा तरीका क्या होता है रूट निकालने का? हो सकता है कभी कभी आइडेंटिटीज भी यूज हो सकती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको ध्यान रखना है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है बताओ? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगर आपको डिफरेंस ऑफ 2 रूट दिया हो तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा दो, हो गया उसका फैक्टराइज। तो आपको फॉर्मूले भी, आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले भी आपको दिमाग में याद रखने हैं, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करने के लिए। 9th में किया था कि नहीं? बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज। क्लियर हो गया? तो बहरहाल अभी हम बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड की। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए बोले, रूट निकालने के लिए बोले, तो आप फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड करना, वहां से फैक्टराइज करना। और जब बोले कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप रूट्स निकालो, तो फिर भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। अभी मैं उसको आगे समझाऊंगा, ठीक। चलो, तो सबसे पहला बात कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड करना कैसे है? सबसे पहले क्या करना है आपको? कांस्टेंट टर्म लेना है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है, एक्स स्क्वायर का जो साथी है, इन दोनों टर्म को लेना है। तो एक मेरा कांस्टेंट टर्म 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है। फिर इनका क्या करना है आपको? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कर लो, कितना आया बताओ? 6। जो भी प्रोडक्ट करके आया उसका आप क्या करोगे बताओ? उसका प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करोगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए बताओ क्या करते हैं हम लोग?
प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या बोलते हैं, इस नंबर को यहाँ पे रखो कटघरे के अंदर और सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो पहले प्रोडक्ट करो कांस्टेंट टर्म का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, जो भी नंबर आए उसको ऐसे कटघरे के अंदर रखो और उसका क्या करो बताओ, उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो। तो ये 2 से जाएगा तो कितना है 3 आएगा, फिर ये 3 से जाएगा तो ये 1 आएगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना किसी नंबर को। तो 6 का प्राइम फैक्टर ये है, इसी के प्रोडक्ट में लिख दो। तो देखो लिख दिया मैंने 6 को 2 into 3, तो यही मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट निकालना है, निकालने के बाद उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, फिर प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देना है। अब इन्हीं 2 प्राइम फैक्टर को यूज करके इस मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को 2 पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो अपना मिडल टर्म क्या है बताओ, माइनस का 5x। अब कुछ देर के लिए x को भूल जाओ, यहां पे क्या है बताओ, -5 है ना। -5 कैसे आएगा इन दोनों को यूज करके, तो देखो अगर मैं 2 और 3 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बोलोगे हाँ। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ -5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि नहीं, -2 -3 मेरा कितना होता है बताओ, -5। जब भी 2 निगेटिव में हो तो ऐड तो होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो बताओ -5x को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, -2 -3, बोलोगे हाँ। तो इन्हीं को यूज करके देखो मैंने -5 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब x लगा था तो यहाँ पे भी x लगा देना, समझ में आया कि नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2x -3x, तो -5x को देखो मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो लिख दो यहाँ पे 2x स्क्वायर -2x -3x, यहाँ पे क्या है बताओ 3 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, पेयरिंग करना है। क्या करना है, पेयर करना है। तो देखो 4, अब 4 टर्म आ गए, अब 2 का एक पेयर बना लो, 2 का एक पेयर बना लो। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बोलोगे हाँ। यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स बाहर निकाल लो। तो यहाँ क्या बचा, एक एक्स बचा, माइनस साइन था और यहाँ पे 2x पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा, बोलोगे हाँ। अच्छा, जो ब्रेकेट में यहाँ पे होना चाहिए ना, वही दूसरे वाले का भी ब्रेकेट एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहां से क्या 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 कॉमन निकालूंगा, एक तो 3 कॉमन निकलेगा, बोलोगे हाँ भैया 3 तो कॉमन निकाल लोगे। लेकिन जब 3 कॉमन निकालोगे, यहाँ x के सामने माइनस है, देखो इसके सामने माइनस है, और यहाँ x क्या है बताओ, प्लस में है। x के सामने देखो पॉजिटिव, यहाँ x के सामने माइनस है, और मैंने बोला ये ब्रेकेट जैसा है ना वैसा यहाँ पे भी बनना चाहिए। तो बताओ x के सामने माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस भी निकालोगे कॉमन, ठीक है ना। माइनस जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ये x देखो 3 माइनस का 3 मैंने कॉमन निकाला, जब माइनस का 3 कॉमन निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि x के सामने से माइनस भी निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया। और यहाँ क्या बचेगा, देखो ये प्लस है, प्लस को मैंने क्या क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हम करेंगे तो प्लस होता है। तो इस प्लस को मैंने माइनस इंटू माइनस लिख दिया। अब देखो जब मैंने माइनस कॉमन निकाला, कॉमन कब निकलता है, जब दोनों में हो। तो जब मैंने माइनस निकाला तो यहां से भी निकाला, यहां से भी निकाला, ठीक है ना। तो जब माइनस निकाल लिया, देखो प्लस को मैं माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूं, तो एक माइनस निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे एक माइनस बचा, और यहाँ पे 3 भी कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। आपको एकदम पूरा तोड़ के समझा रहा हूं मैं। तो जब मैंने -3 कॉमन निकाला तो यहाँ इसके सामने माइनस था, ये प्लस हो गया, और ये जो प्लस था इसको मैं माइनस इंटू माइनस लिखता हूँ, तो यहाँ से भी तो एक माइनस निकलेगा, यहाँ से निकला तो यहाँ से भी निकलेगा, तो ये मेरा एक माइनस निकल गया, तो एक माइनस बचा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब पूरे में से क्या निकल रहा है बताओ, x -1 निकल रहा है, और बचा क्या बताओ, 2x -3 बचा, = 0। बस हो गया आपका सॉल्व। हो गया आपका सॉल्व। अब क्या करो, x -1 को एक बार 0 के इक्वल रखो, एक बार 2x -3 को 0 के इक्वल रखो, तो x मेरा क्या आ जाएगा, -1 उधर गया, प्लस का 1 आ गया, 2x -3 उधर गया तो क्या गया, 3 आ गया, तो x मेरा क्या आ गया बताओ, 3/2 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। यही 2 हमारे क्या हो गए, रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मतलब इन वैल्यूज को अगर इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS = RHS आ जाएगा। ये 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा इस वैल्यू पे। क्लियर हो गया कि नहीं। आई होप आपको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आ गया, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि इनके रूट्स निकालो, और कुछ नहीं बोले कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से निकालो, तो आप सीधी बात है, जब कोई मेथड ना बोले तो आप सीधा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज कर लेना और रूट्स उसके निकाल देना। लेकिन अगर आपको बोले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही आपको रूट निकालना है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अब बात करते हैं हम लोग, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने का, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे बताओ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन निकालेंगे। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको श्रीधराचार्य ने क्या किया था बताओ, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसको इस मेथड को निकाला था, ठीक है, बताया था। चलो अब बात यह है कि इस मेथड को समझने से पहले हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना पड़ेगा कि भैया ये डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये। तो देखो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें तो इसको डी से डोनेट करते हैं, बड़े डी से कैपिटल डी से डोनेट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, तो ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी वैल्यू होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, डी की बात करें, तो ये ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो अब बात करते हैं, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है बताओ, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसमें ए मेरा क्या है बताओ, ए मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, इसका कंडीशन लिख दो ए बी सी। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। यहां पे ए बी सी मेरे रियल नंबर है, मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। और ए मेरा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो पूरा पहला टर्म जीरो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, और इसके कुछ कंडीशंस है, ठीक है। अब यहां पे ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का साथी है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बी मेरा क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का साथी जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे बी है। सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो इन्हीं तीन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर क्या है बताओ, बी मेरा क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इंटू सी मेरा क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का मेरा फॉर्मूला होता है। आई होप आपको डी समझ में आ गया होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले समझने से पहले आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट समझना होगा, और मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट अच्छे से बता दिया। हाँ, अब बात करते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाए कि डी निकालो। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरा क्या है बताओ, एक्स का कोएफिशिएंट है, ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन के लिए ए बी सी निकालो। तो क्या करोगे, इसको कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, 2 है, ठीक है ना। बी मेरा क्या है बताओ, एक्स का कोएफिशिएंट है, यहां पे बी मेरा क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, माइनस का 5 है, साइन के साथ लेंगे, माइनस 5 है। सी मेरा क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म है, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, 3 है। तो देखो ए बी सी मेरा आ गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेना, ठीक है। अब रखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरा क्या है बताओ, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 का स्क्वायर कर दो, 4 है। ए मेरा क्या है बताओ, 2 है। सी मेरा क्या है, 3 है। माइनस 5 का स्क्वायर, नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है पावर इवन होता है, तो बताओ पॉजिटिव आंसर ही आता है। 5 का माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 25 आ जाएगा। 4 2 जा 8 होता है, 8 3 जा कितना होता है बताओ, 24 होता है। 25 माइनस 24 आ गया कितना, 1। तो डिस्क्रिमिनेंट डी मेरा कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ गए, मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझ गए। अब आगे बात करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले की। देखो, तो अगर आपको रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, कहीं कहीं डी भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला ही लिख दिया, अपॉन 2 इंटू ए। 2a, ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे भैया 2 रूट होते हैं, ठीक है ना, आप तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बताया। देखो, एक बार आपको प्लस लेना है पूरा फॉर्मूला के साथ, और एक बार आपको माइनस लेना है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो, ये मेरा क्वेश्चन है,
स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वेश्चन नहीं है। ए मेरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मेरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी क्वेश्चन का एबीसी निकालना होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करना, पहली बात, जैसे अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये मेरा क्वेश्चन है, पहले मैंने इसका एबीसी निकाला, तो ए मेरा क्या है बताओ, तो एबीसी निकालने के लिए कंपेयर कर लिया मैंने, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, ठीक है। ए मेरा क्या आ गया बताओ, ए मेरा 2 आ गया। ए मेरा क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ए मेरा 2 आ गया, मैं पहले से निकाल के रखा हूं। बी मेरा क्या है बताओ, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ बी मेरा क्या है बताओ, एक्स का कोफिशिएंट -5 है तो -5 लिखा। सी मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ सी मेरा क्या है बताओ 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। एबीसी अपने को पता चल गया। तो सबसे पहले क्या करो, आपको रूट निकालना है, तो रूट्स अगर निकालना है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो -b, ये वाला फॉर्मूला लिखो, पहला प्लस के लिखो, -b पहले प्लस के लिए लिखो, -b प्लस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, क्लियर हो गया। और दूसरा माइनस के लिए लिखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x इक्वल टू -b, और यहाँ पे आप प्लस की जगह पे क्या यूज करोगे, माइनस यूज करोगे, ये मेरा हो गया बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पे पूरी वैल्यू रखोगे, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक बार यहाँ पे पूरी वैल्यू रखोगे, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं, एबीसी आपके पास आ गया। तो सबसे पहले बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू निकालो डिस्क्रिमिनेंट का। तो डी मेरा क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर -4ac होता है, और अपने को बी पता है, बी मेरा क्या है बताओ -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो गया -4। ए मेरा क्या है 2 है, सी मेरा क्या है 3 है, -5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 4 2 जा 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया, 25 -24 कितना आ गया 1 आ गया। तो बी स्क्वायर -4ac क्या आ गया बताओ 1 आ गया, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। अब सारी वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, बताओ बी मेरा क्या है -5 है, एक माइनस पहले से ही, यहाँ पे एक माइनस पहले से था और बी की वैल्यू मेरा -5 है, ठीक है। स्क्वायर रूट लिखा मैंने, और बी स्क्वायर -4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या आया बताओ, वैल्यू 1 आया। और 2 इंटू ए मेरा क्या है बताओ 2 है, तो बताओ 2 2 जा 4 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस का 5 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1 ही होगा, और यहाँ पे 2 2 जा कितना आ गया बताओ 4 आ गया, और 5 + 1 कितना होता है बताओ 6 होता है, यहाँ पे 4 आ गया। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई बताओ 3/2 आ गई। एक तो वैल्यू मेरी आ गई x की वैल्यू 3/2, क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, फिर इसके लिए सॉल्व करते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए, दूसरे वाले फॉर्मूले नहीं, मतलब दूसरी x की वैल्यू निकालते हैं। एक x की तो वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। एक बार हमें प्लस के लिए लेना है, एक बार माइनस के लिए लेना है। चलो दूसरा वाला फॉर्मूला ये क्या है, x इक्वल टू -b माइनस, एक बार प्लस के लिए लिया था, अब माइनस के लिए, बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू क्या आ गया बताओ, x इक्वल टू क्या आएगा बताओ -b, b मेरा क्या है बताओ -5 है, एक माइनस है ही, यहाँ पे -5 आ गया। फिर माइनस साइन लिया, बी स्क्वायर -4ac मैंने अभी निकाला था डिस्क्रिमिनेंट 1, तो यहाँ 1 पुट किया, 2 इंटू ए मेरा क्या है 2 है, ठीक है ना। x इक्वल टू माइनस इंटू -5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 ही होता है, यहाँ 5 - 1 आ गया, ये मेरा 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू क्या आ गया 5 - 1 कितना होता है 4, 4/4 कितना हो गया, कटा तो 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। तो एक मेरा रूट आ गया x इक्वल टू 1, एक रूट मेरा आया था 3/2, क्लियर हो गया कि नहीं। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना, एक बार प्लस के लिए यूज होना है, सारी वैल्यू सेम रहेगी, -b भी रहेगा, बस यहाँ पे पहले वाले के लिए प्लस लेना, फिर बी स्क्वायर -4ac भी सेम रहेगा 2a रहेगा, फिर दूसरा रूट निकालने के लिए x की वैल्यू माइनस लेना, समझ में आया कि नहीं। ओके, तो एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, वैल्यू सारी पुट करना, आपको आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जान है डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ में आ गया कि नहीं। चलो अब रूट्स का नेचर क्या होगा, थोड़ा इसको समझते हैं कि भैया रूट तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, तो उसका नेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम 2 रूट होंगे, तो हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, मतलब जो दोनों रूट मिले ना वो अलग हो, डिस्टिंक्ट हो एक दूसरे से, एक को अल्फा मैं बोल रहा हूं, एक को बीटा। अच्छा ये कब होगा, जब d मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो समझ जाना क्या होगा बताओ, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, 2 अलग रियल रूट्स होंगे। तो आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में दे दे, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा भैया बताओ इसके 2 रियल रूट्स हैं क्या, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो भैया उसका d निकालोगे। अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया तो यस, उसका क्या होगा बताओ, 2 अलग डिस्टिंक्ट रूट
एग्जिस्ट करेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो यहाँ पे देखो एक रूट आया 1, एक रूट आया 3/2, क्योंकि उसका डी जो आया था ना वो 1 आया था, डिस्क्रिमिनेंट मेरा 1 आया था। 1 मेरा क्या है बताओ, 1 मेरा 0 से बड़ा है कि नहीं, और 1 मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब डी मेरा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। देखो डी की वैल्यू 1 आई मतलब पॉजिटिव आई, तो जब डी की वैल्यू 1 आई पॉजिटिव आई मतलब डी तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, और जब डी ग्रेटर देन 0 है मतलब उसके दो अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट की बात करें तो हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करें। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है। हो सकता है दोनों रूट सेम हो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, हो सकता है दोनों रूट्स की जो वैल्यू आए वो सेम हो, ठीक है। ये कब होगा, जब मेरा d डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ गया तो दोनों रूट्स क्या होंगे बताओ, सेम होंगे। हो सकता है एक भी रूट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना। ये कब होगा भैया, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट में बहुत अच्छा रिलेशन है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर होता है और डिस्क्रिमिनेंट में बहुत अच्छा रिलेशन है। आप डिस्क्रिमिनेंट की मदद से रूट्स का नेचर बता सकते हो। तो रूट्स के 3 ही नेचर हो सकते हैं, हो सकता है दोनों रूट एकदम डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकता है दोनों रूट्स इक्वल हो सकता है कोई रूट एग्जिस्ट ना करे। दोनों रूट कब अलग होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों रूट कब इक्वल होंगे, जब डी मेरा इक्वल टू 0 होगा। कब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब डी मेरा लेस देन 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो सो यहीं पे अपना सारा टॉपिक खत्म होता है। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैथ्स के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा बताओ, नोट्स मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। शिक्षा पॉइंट को आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।